Hello everyone. So in this lecture we are going to cover the Viva questions for artificial intelligence. So देखो Viva में either the external will ask you questions from your theory part like unit wise. So we will cover the questions for unit 1, 2, 3 and 4 and or he or she'll ask you questions from the experiments. So I've got some questions from each experiment also. So let's start with our unit 1. तो सबसे पहली चीज़ AI के एग्ज़ाम में व्हाट दे कैन आस्क इसकी AI होता क्या है. तो AI क्या है, ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करना सिखाती है. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सेकेंड. So it enables machine to learn human intelligence. ठीक है, learning, reasoning, problem solving and also decision making, right? I guess this is fine. Yeah. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स आर चैटबॉट्स है हमारे, मतलब चैट जीपीटी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, रोबोटिक्स हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया. तो ये सब हम आजकल एआई यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, तो एआई सिस्टम लर्न करते हैं, रीज़न करते हैं, डिसीजन लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो ये सब आप बता सकते हो. फिर वो पूछ सकता है कि गोल्स क्या होते हैं एआई के. तो गोल्स क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, ठीक है, मशीन्स को डेटा लर्न करवाना, ऑटोमेट करना. सो दीज आर द गोल्स ऑफ एआई. फिर मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारी एआई में. देखो, मेन प्रॉब्लम्स हमारी आती है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, लर्निंग हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, अनसर्टिनिटी हो गया. तो ये प्रॉब्लम्स है. उसके बाद पूछ सकते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट के को सेंसर से परसीव करता है और एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शन लेता है. ठीक है, सो सिस्टम दैट परसीव देयर एनवायरनमेंट वाया सेंसर एंड टेक एक्शंस वाया एक्चुएटर्स. मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल इज़ या so example is robot vacuum cleaner. So this is an example of आपका. Can we reduce the size for this? I don't think so we can, but yeah it works. तो इंटेलिजेंट एजेंट का ये एग्जाम्पल हो गया. तो इसमें सेंसर्स क्या होंगे, कैमरा होगा, माइक्रोफोन हो सकता है, और एक्चुएटर्स क्या होते हैं, व्हील्स हो गए, स्पीकर हो गए. तो ये आपके इंटेलिजेंट एजेंट्स होता है. जैसे एलेक्सा है. सो हाउ व्हाट इट यूजेस इज कि उसमें सेंसर क्या लगा है कि माइक्रोफोन लगा है. इट कैन सेंस योर वॉइस एंड टेक एक्शंस like it would reply to you via speakers. So that is your actuator. ठीक है, तो इंटेलिजेंट एजेंट आप समझा सकते हो. सेंसर आपको समझ आ गया, एक्चुएटर आपको समझ आ गया. ठीक है, पीस क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क जो एजेंट को डिफाइन करता है. तो पी मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजर. परफॉर्मेंस मतलब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल ले तो उसमें परफॉर्मेंस मेजर कैसे होगी, सेफ्टी से. ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होगा सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, रोड. एक्चुएटर्स क्या होंगे वहाँ पे, स्टीयरिंग या ब्रेक्स. एंड सेंसर्स क्या होंगे, कैमरा हो गया, रेडार हो गया. सो दीज विल बी योर सेंसर्स. ठीक है, अब रेशनल एजेंट क्या होता है, ये हमें हमेशा बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज़ करता है जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे. ठीक है, इट इज़ एन एजेंट दैट सेलेक्ट्स द एक्शन जो हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे. ठीक है, अब हमारा रैशनल वर्सेस इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है. रैशनल मतलब कि विच चूजेस बेस्ट एक्शन टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, और इंटेलिजेंट थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है विच कैन लर्न, रीज़न एंड अडेप्ट. ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब
कि जिसमें आप इनिशियल स्टेट डिफ़ाइन करते हो। जैसे अगर मुझे अपने हॉस्टल से कैंटीन जाना है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हो गया हॉस्टल, गोल स्टेट हो गया मेरा कैंटीन, अवेलेबल एक्शन हो गया, मान लो कि मैं एक रूट से जा सकती हूँ जो एकेडमिक ब्लॉक से जा रहा हो, एंड दूसरे ब्लॉक से दूसरा जा सकती हूँ जहाँ पे मेरे लेक्चर्स होते हों, या लाइब्रेरी के थ्रू जा सकती हूँ। सो दीज आर माई अवेलेबल एक्शंस, ठीक है। फिर ट्रांजिशन मॉडल हो गया पाथ कॉस्ट, मतलब जैसे मुझे कहाँ से जाने में कम टाइम लगेगा। कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए कि जैसे अगर कोई रास्ता बॉयज़ हॉस्टल से जा रहा है, सो आई कांट टेक दैट, सो दैट्स अ कॉन्स्ट्रेंट। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब ये सब डिफ़ाइन करना। स्टेट स्पेस होता है मतलब ऑल पॉसिबल स्टेट्स एंड एजेंट कैन बी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। मतलब जैसे मैंने अभी आपको हॉस्टल से जाने का एग्जांपल दिया, तो हॉस्टल से कैंटीन जाने के जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं दैट्स माय स्टेट स्पेस, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, इफ़ देन रूल्स के बेसिस पे हम एक फ्रेमवर्क डिफ़ाइन करते हैं, तो वही हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है। जैसे इफ़ बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी, तो इफ़ देन, सो दिस इज़ अ प्रोडक्शन सिस्टम। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, सर्चिंग का मतलब होता है स्टेट स्पेस एक्सप्लोर करके गोल फाइंड करना, ठीक है। जैसे गूगल मैप्स आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, तो वो क्या हुआ, सर्चिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन्फॉर्म्ड वर्सेस, देखो तो दिस वाज इम्पोर्टेंट, राइट, या सो क्या हो गया ये, एक सेकेंड, ओके इट्स वर्किंग। आई डोंट नो, इन्फॉर्म्ड वर्सेस अनइन्फॉर्म्ड सर्च, या सो स्टेट स्पेसेस आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। Searching is also important. Uninformed and informed search is very important. Uninformed search, informed search जिसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ होता है, एंड अनइन्फॉर्म्ड मतलब नो ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक इज़ बेसिकली, ह्यूरिस्टिक मतलब जिसमें आपका कॉस्ट हम फाइंड करते हैं फ्रॉम करंट नोड टू गोल। जैसे ह्यूरिस्टिक मतलब जैसे मुझे कॉलेज से हॉस्टल जाना है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, सो दैट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू माई ह्यूरिस्टिक फंक्शन विच विल एस्टिमेट द टाइम, ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड मतलब जहाँ पे हम कुछ भी ह्यूरिस्टिक नहीं करते, एक्सप्लोर करते हैं ब्लाइंडली, लाइक मैं टाइम नहीं देख रही कि कहाँ से कम टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली जा रही हूँ, सो दैट इज़ माई अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ठीक है। BFS क्या होता है, इसमें हम लेवल बाय लेवल सर्च करते हैं, क्यू का यूज़ होता है। कंप्लीट मतलब ये सारे सॉल्यूशन देगा हमें, एंड मोर मेमोरी लेता है। DFS क्या करता है, ब्रांच बाय ब्रांच चेक करता है। स्टैक यूज़ करता है, मेमोरी कम लगती है बट शायद वो हमें सारे कंप्लीट सॉल्यूशन ना दे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपसे पूछ सकता है BFS DFS एंड ऑल्सो ह्यूरिस्टिक फंक्शन मैंने बता दिया। A* एल्गोरिदम क्या होता है, ये इन्फॉर्म्ड सर्च ही है, ये फंक्शन FN यूज़ करती है। FN में आप एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट को ऐड कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर A* एल्गोरिदम। उसके बाद कंप्लीटनेस क्या होता है कि इफ़ इट ऑलवेज फाइंड सब, मतलब कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी एल्गोरिदम उसे फाइंड करेगी ही, सो दिस इज़ कंप्लीटनेस। अब ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है सर्च में, कि एल्गोरिदम फाइंड्स द बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब जैसे अगर आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो तो गूगल मैप्स आपको शॉर्टेस्ट रूट ही दिखाएगा, सो दैट इज़ ऑप्टिमल। अगर वो आपको ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, जहाँ टोल्स भी हैं, वो ज़्यादा टाइम भी ले रहा है, वो सेफ़ भी नहीं है, सो दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल। बट अगर वो आपको रूट दिखा रहा है जो आपको कम टाइम में पहुंचा रहा है, उस पर कुछ टोल्स भी नहीं है, सो दैट इज़ ऑप्टिमल। AI वर्सेस मशीन लर्निंग क्या है, AI थोड़ी ब्रॉड फील्ड है, ML उसका एक सबसेट है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है आपका कि मशीन लर्निंग मतलब
जैसे आपका वॉइस असिस्टेंस है, सो दैट इज़ एआई, बट आपका एमएल क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम है, सो दैट इज़ योर एमएल. तो दिस वॉज इट फ्रॉम यूनिट 1. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट यूनिट 2. यूनिट 2 में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम वर्ल्ड नॉलेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेथड ऑफ एनकोडिंग वर्ल्ड नॉलेज इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म, ताकि उसे एआई समझ सके, यूज़ कर सके, डिसीजन ले सके. ठीक है. अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि एआई डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वही सब. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे गुड एआई के, कि वो ठीक रिजल्ट्स दे, फास्ट हो, एक्यूरेट हो, क्लैरिटी हो. ठीक है. केआर में इन इश्यूज़ क्या आएंगे, मतलब अगर आप नॉलेज दे रहे हो तो उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, कि आपके पास नॉलेज ही पूरी ना हो, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, या अनसर्टेन हो, या उसमें कुछ गलतियाँ हो, तो वो सब आपके इश्यूज़ आ सकते हैं. ठीक है. तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपका इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद फ्रेम प्रॉब्लम क्या होती है. फ्रेम प्रॉब्लम मतलब होता है कि चैलेंज ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट स्टेज अनचेंज्ड आफ्टर एन एक्शन. एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपने फ़ैन ऑन किया, तो एआई को ये तो पता चल गया कि फ़ैन की स्टेट चेंज हुई फ्रॉम ऑफ टू ऑन, बट उसे ये भी समझना पड़ेगा कि चेयर जो जहाँ थी वो वहीं है, चेयर की स्टेट चेंज नहीं हुई, बेड की स्टेट चेंज नहीं हुई, टेबल की स्टेट चेंज नहीं हुई. तो दैट इज़ फ्रेम प्रॉब्लम. ठीक है. प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, ये फैक्ट्स और रिलेशनशिप्स प्रिडिक्ट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, प्रिडिक्ट करता है यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है. प्रेडिकेट नॉलेज. प्रेडिकेट लॉजिक क्यों यूज़ करता है, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज़्यादा हेल्पफुल होता है. प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, प्रोपोजिशनल इज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, नो वेरिएबल. जैसे इट इज़ रेनिंग, सो आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट. बट प्रेडिकेट मतलब इसमें आपका ट्रू एंड फॉल्स के अलावा भी चीज़ें आ जाती है, जैसे ह्यूमन्स आर मॉर्टल, राम इज़ अ ह्यूमन, तो ये आपका प्रेडिकेट लॉजिक में आ जाएगा. फिर आपके पास क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, दो क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे पास, फॉर ऑल जिससे आप उल्टा ए की फॉर्म में लिखते हैं, एंड एग्जिस्टेंशियल जिससे आप उल्टा ई की फॉर्म में लिखते हो, विच इज़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन. ठीक है. तो ये आपके क्वांटिफायर्स इंपॉर्टेंट है. फिर इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस इज बेसिकली जैसे ह्यूमन, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास मतलब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में अगर एक इंसान है राम, तो राम इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ह्यूमन. ठीक है. और आपका इज़ अ रिलेशनशिप क्या होता है, इज़ अ रिलेशनशिप भी इनहेरिटेंस होता है बेसिकली, कि डॉग इज़ अ एनिमल, तो डॉग ने सारी एनिमल्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली. ठीक है. रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन मतलब होता है कि जब आप, मतलब थ्योरम प्रूविंग के लिए यूज़ होता है, जब हम दो क्लॉजेस को कंबाइन कर देते हैं टू डिराइव अ न्यू क्लॉज. ठीक है. फिर डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, रिप्रेजेंट व्हाट इज़ ट्रू, फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट. जैसे एग्जांपल है पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये बता रहा है कि मतलब बस डिक्लेयर कर दिया. प्रोसीजरल नॉलेज मतलब होता है रिप्रेजेंट्स हाउ टू डू समथिंग, जैसे रेसिपी हो गया तो स्टेप्स बता दिए, एल्गोरिदम हो गया, तो वो आपका प्रोसीजरल नॉलेज है कि प्रोसीजर बता रहा है वो आपको. डिक्लेरेटिव बस डिक्लेयर कर देता है. ठीक है. उसके बाद सिंबॉलिक रीजनिंग होती है, जो हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर एक्सपर्ट सिस्टम एंड प्रोलॉग, कि आपने रीजनिंग दी यूजिंग सिम्बल्स. ठीक है. उसके बाद आपके पास जैसे एग्जांपल आगे आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम. ठीक है. तो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग मतलब क्या होता है, कि कंक्लूजन आपके चेंज हो सकते हैं. जैसे बर्ड्स फ्लाई, आपने कोई कंक्लूजन दिया, लेकिन जब आपने पढ़ा कि ट्वीटी इज़ अ पेंगुइन, तो आप वो चेंज कर दोगे कि अच्छा ये बर्ड तो है बट ये फ्लाई नहीं कर सकती. तो ऐसी रीजनिंग जो चेंज हो सकती है, दैट इज़ नॉन मोनोटोनिक. ठीक है. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है.
अब या इसके बाद बेसियन रीजनिंग क्या होता है, ये एविडेंस के बेसिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी अपडेट करता है। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ होता है, बेस थ्योरम यूज़ होती है, ठीक है। अब सिंबॉलिक वर्सेस स्टैटिस्टिकल एआई क्या होता है, सिंबॉलिक एआई रूल बेस्ड होती है कि आप इसे समझा सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिकल रीजनिंग डेटा ड्रिवन होती है, ये पैटर्न से लर्न करती है और अनसर्टेनिटी भी हैंडल करती है। एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न एआई हमारे ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल एआई यूज़ करते हैं, जिसमें आप डेटा दे देते हो। जैसे अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स का मैंने डेटा दे दिया तो वो खुद एग्ज़ामिन कर लेगा कि अच्छा भाई इतने बच्चों के इतने मार्क्स है, मतलब सब कुछ वो खुद हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने यूनिट 3 पे, गेम प्लेइंग एंड लर्न, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चीज़ जो इसमें पूछ सकता है दैट इज़ कि गेम प्लेइंग होता क्या है। तो गेम प्लेइंग मतलब होता है कि डिज़ाइनिंग अ सिस्टम दैट मेक्स, एक सेकेंड, या सो डिज़ाइनिंग सिस्टम दैट मेक इंटेलिजेंट डिसीजन इन कॉम्पिटिटिव गेम्स, जैसे कि ये चेस के लिए डीप ब्लू एआई है, गो के लिए गो अल्फ़ा गो एआई है। तो इसमें क्या होता है कि एआई को ही हम ट्रेन कर देते हैं इन अ वे दैट इट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। उसके बाद एआई गेम प्लेइंग में दो एल्गोरिदम्स होती है हमारी, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एंड मिनी मैक्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो डिसीजन मिनी मैक्स एल्गोरिदम क्या है, दो प्लेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ तो दिक्कत आ रही है। हाँ, तो दो प्लेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं मिनी मैक्स एल्गोरिदम। इसमें हम दो प्लेयर ले लेते हैं, मैक्स और मिन। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमाइज स्कोर चूज़ करने का ट्राई करता है, और मिन प्लेयर क्या करता है, मिनिमम स्कोर चूज़ करने का ट्राई करता है। मतलब मैक्सिमम का काम है कि वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करे, और मिनिमम का काम है या मिन का काम है कि मैक्सिमाइज़ के स्कोर को कम करे जितना हो सके, ठीक है। अब मिनीमैक्स एल्गोरिदम काम कैसे करती है कि पहले आप एक गेम ट्री बनाते हो, फिर स्कोर असाइन करते हो टू लीफ नोड्स, फिर बैक प्रोपोगेट करते हो, मतलब बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हो। बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हुए मैक्स को मैक्सिमम स्कोर देते हो, मिन को मिनिमम स्कोर देते हो, ठीक है। ऐसे ही करके आप अपने रूट एलिमेंट पे पहुंच जाते हो एंड दैट्स योर आंसर। फिर इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनल स्टेट की यूटिलिटी एस्टिमेट करता है, शुड बी फास्ट एक्यूरेट एंड कैप्चर की स्ट्रैटेजिक फीचर्स। अब अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग क्या होता है कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम में क्या होता है कि सारे स्टेट्स एक्सप्लोर करता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे इट इज़ अ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मिनीमैक्स, जिसमें हम उन ब्रांचेस को एलिमिनेट कर देते हैं जिनसे रिज़ल्ट अफेक्ट नहीं होगा। तो अल्फ़ा क्या चूज़ करता है कि बेस्ट, मैक्सिमम का बेस्ट, एंड बीटा चूज़ करता है मिनिमम का बेस्ट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है हमारे, मतलब अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग अगर वो पूछे तो आप बता सकते हो कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग मिनी मैक्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, अननेसेसरी ब्रांचेस को स्किप कर देता है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, और सेम रिज़ल्ट देता है बट इन अ ऑप्टिमल वे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। उसके बाद मिनीमैक्स वर्सेस अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। मिनीमैक्स एक्सप्लोर ऑल नोड्स, और अल्फ़ा बीटा ये सबको नहीं एक्सप्लोर करता है। अब इसके बाद आपके पास आता है एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना सिखाता है, जैसे कि एप्लीकेशन, जैसे आपके चैटबॉट्स होते हैं या ट्रांसलेशन होता है, वॉइस असिस्टेंट्स होता है, तो वो सब एनएलपी यूज़ करते हैं, क्योंकि तभी तो वो हमारी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, दैट इज़ बाय एनएलपी, ठीक है।
एप्लीकेशंस वही है, चैटबॉट्स हो गए, मशीन ट्रांसलेशन हो गए, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गए, टेक्स्ट समरी में यूज़ होता है, क्वेश्चन आंसरिंग में, स्पेल चेकिंग में, ये सब एनएलपी के एप्लीकेशन है। फिर इसमें भी हमारे फेजेस होते हैं, फेजेस आर इम्पॉर्टेंट। फेजेस, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। वैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ट्यूनिंग आपका इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, एनएलपी आपका इम्पॉर्टेंट है। फेजेस क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स चेक होता है, ठीक है, फिर पार्स ट्री बनता है, उससे सिमेंटिक एनालिसिस एक्चुअल मीनिंग्स चेक करता है, ठीक है, उसके बाद प्रैग्मेटिक एनालिसिस चेक करता है कि इंटेंट क्या है। ऐसे आपके पास फेजेस होता है, एक बार वो रीड कर लेना, ठीक है। फिर लर्निंग क्या होता है, लर्निंग मतलब होता है मशीन एक्सपीरियंस और डेटा से इम्प्रूव करती है, ठीक है, वही ये यहाँ पे लिखा है। टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे अगर मैंने दे दिया कि अच्छा 50 मार्क्स पे पास है एंड 40 मार्क्स पे फेल है, सो दिस इज़ अ लेबल डेटा जो मैंने दे दिया है, दिस इज़ सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब आपने डेटा दे दिया, अनलेबल्ड डेटा दे दिया एंड उससे खुद एआई सीखेगा, उसे कंक्लूजन्स बनाएगा, समरी बनाएगा, सो दिस इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर लाइक इट लर्न्स फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कि उसने सही एनालिसिस की, सो इट विल एनहांस इट्स परफॉर्मेंस, अदरवाइज इट विल रिड्यूस इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग। ये क्या होती है, लर्न्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जाम्पल यूजिंग बैकग्राउंड डोमेन नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट अ जनरल रूल बाय एक्सप्लेनेशन। मतलब कि अगर आपने कुछ एग्जाम्पल दे दिया, उसी से दिस विल लर्न एंड इम्प्रूव इट सेल्फ, ठीक है। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड कॉम्पिटिशनल मॉडल है। इसमें आप इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर देते हो, ठीक है, एंड उसे यूज़ करके ये हमारा मतलब जैसे इनपुट लेयर से ये डेटा रिसीव करता है, हिडन लेयर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है एंड आउटपुट लेयर से रिजल्ट देता है। सो दीज आर योर कंपोनेंट्स। जैसे इमेज रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। अब डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क विद मैनी हिडन लेयर यूज़ करता है, तो इट लर्न्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटा। फिर उसके बाद जैसे इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन जो मैंने आपको अभी बताया था, या तो अब जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, ये नेचुरल इवोल्यूशन से इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। मतलब कि इसमें भी सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ये सब पॉसिबल है। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, क्रॉसओवर मतलब आपने दो पेरेंट्स को कंबाइन किया टू क्रिएट एन ऑफस्प्रिंग, एंड म्यूटेशन मतलब रैंडम चेंजेस कर दिए टू मेंटेन डाइवर्सिटी। अब इसके बाद आपके पास आता है हमारा फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में बस यही है, फजी लॉजिक क्या होता है। फजी लॉजिक मतलब ट्रुथ, जैसे मैंने बताया था कि एसी को अगर आपको टेम्परेचर सेट करना, एक सेकेंड, जैसे आपको टेम्परेचर पूछा किसी ने कि टेम्परेचर क्या है, तो आप ये तो नहीं है कि बस आप हॉट या कोल्ड बोल सकते हो, आप बोल सकते हो भाई बहुत गर्मी है, या आप बोल सकते हो कि आज थोड़ी कम गर्मी है, या फिर आज बहुत ठंड है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, हम ये तो नहीं बोलते किसी ने पूछा कि टेम्परेचर कैसा है, मौसम कैसा है, तो हम बस ये नहीं बोलते कि गर्मी है, ठंड है, हम बोलते हैं नॉर्मल है, या बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है। सो दिस इज़ की आपकी जो वैल्यूज़ है वो 0 और 1 के बीच हो सकती है, सो दैट इज़ फजी लॉजिक, कि बस आपकी वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स नहीं होती, ठीक है। फजीफिकेशन क्या होता है, फजीफिकेशन मतलब कि आप क्रिस्प इनपुट को फजी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करो यूजिंग सम फंक्शन, एंड डीफजीफिकेशन मतलब कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई, मतलब जैसे अगर आपसे पूछा गया
कि गर्मी है, तो आपने बोला बहुत गर्म, तो आपने आंसर दिया गर्मी है, तो उसे वो कन्वर्ट करेगा कि भाई कितनी गर्मी है, तो कन्वर्ट करके पास उसके बाद आंसर आया बहुत गर्मी है, बट आउटपुट में तो उसे कुछ एक क्रिस्प वैल्यू देनी है, सो दैट इज़ जी फजीफिकेशन, कि आप फजी आउटपुट को सिंगल क्रिस्प वैल्यूज़ में दे दो। ठीक है, अब आपके पास एप्लीकेशंस क्या है फजी लॉजिक के, जैसे वॉशिंग मशीन में आप सेट कर सकते हो वैल्यूज़, एयर कंडीशनर हो गया, कैमरा ऑटो फोकस हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस हो गए, वहाँ पे फजी लॉजिक यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास आता है कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन क्या होता है कि आपने मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसे इंटरप्ट किया एंड उससे अपने कंक्लूजन्स बनाए, तो दैट इज़ परसेप्शन। एक्शन क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो आप कोई एजेंट करता है वाया एक्चुएटर्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे ही। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक एआई सिस्टम जो ह्यूमन की एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग को कॉपी कर सकता है इन अ स्पेसिफिक डोमेन, जैसे कि आपके पास एआई एजेंट्स होते हैं जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो, लाइक ये मेरे सिम्टम्स हैं, एंड उसके बेसिस पे दे विल डिटेक्ट योर डिसीजेज़, सो दैट इज़ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, अब एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका नॉलेज बेस हो गया जिसमें आप फैक्ट्स या रूल्स देते हो, फिर आपका इन्फरेंस इंजन हो गया जो उन रूल्स को अप्लाई करता है, फिर यूज़र इंटरफेस हो गया कि कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, एंड एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी हो गई। एडवांटेजेस क्या है कि जैसे आपके डॉक्टर है, क्या पता वो 24/7 अवेलेबल ना हो, तो दैट इज़ एन एडवांटेज कि आप एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टेड भी है एंड एक्सप्लेन कर सकता है, रीजनिंग भी दे सकता है। ठीक है, बेसियन नेटवर्क हमने ऊपर पढ़ लिया। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है कि एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है जो डेटा को के क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। तो इसमें ये काम कैसे करता है कि आप क्या करते हो कि आप सेंट्रॉइड चूज़ करते हो, फिर वैल्यूज़ असाइन करते हो टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड, फिर अपडेट कर देते हो सेंट्रॉइड को, और तब तक रिपीट करते रहते हो जब तक आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल है, फास्ट है, स्केलेबल है। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग वही सबसेट ऑफ एआई वेयर सिस्टम लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब आप बस डेटा दे देते हो, आपको अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी, इट कैन एनालाइज द डेटा। फिर सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग हमने पढ़ लिया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ लिया। फजी लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, फजी लॉजिक आपका हैंडल करता है इम्प्रिसिशन को, एंड प्रोबेबिलिटी हैंडल करता है आपका रैंडमनेस को या अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो ये आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ बेसिक्स ऑफ प्रोलॉग। तो प्रोलॉग होता क्या है, इट इज़ अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप एआई में यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसमें फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स आर द स्टेटमेंट जो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, रूल्स क्या होता है, जो आप रूल्स डिफाइन करते हो, जैसे ग्रैंड पेरेंट एक्स वाई एंड पेरेंट ऑफ एक्स जेड एंड पेरेंट ऑफ जेड वाई, तो मतलब जैसे आपने ये एक रूल लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेरी क्या होती है कि क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो कि पेरेंट जॉन मैरी, इसका आंसर दे देगा। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग इज़ द प्रोसेस जो प्रोलॉग यूज़ करता है क्या करने के लिए कि अगर आपका एक सोल्यूशन फेल हो गया तो वो बैक ट्रैक करता है टू फाइंड अनदर या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन का मतलब है इट इज़ द मैचिंग ऑफ वेरिएबल विद वैल्यू और अदर वेरिएबल। ठीक है, अब सिंपल सेकंड है हमारा
सिंपल फैक्ट्स इन प्रोलॉग। तो प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, इट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। फिर नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को आप कैसे लिखते हो, जैसे जॉन इज़ द फादर ऑफ सैम, तो इसे आप कैसे लिखोगे, फादर जॉन एंड सैम, मतलब सैम के फादर इज़ जॉन। ठीक है। अब अ, ये पूछ रहा है कि क्वेरी अगर किसी फैक्ट से मैच कर जाए तो क्या होगा, तो प्रोलॉग ट्रू रिटर्न कर देता है, और नहीं मैच करती तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। फैक्ट और रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फैक्ट्स आर डायरेक्टली ट्रू स्टेटमेंट वाइल रूल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मतलब ये थोड़ा इफ़ देन वाली चीज़ होती है हमारी। इफ़ देन वाली चीज़ होती है हमारी रूल्स, राइट, एंड फैक्ट्स आर डायरेक्टली ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद प्रोलॉग को हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट टू सॉल्व इंस्टेड ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। तो हमने पढ़ा था ना, हाउ मतलब प्रोसीजरल एंड व्हाट मतलब डिक्लेरेटिव। तो प्रोलॉग को इसलिए हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट टू सॉल्व इंस्टेड ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वाला एक्सपेरिमेंट, तो वही है बेसिक कि सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, इसका यूज़ क्या है, इज़ इट यूज टू अर्थमेटिक, इट इवेलुएट्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ डू यू चेक कंडीशन चेक करने के लिए ये ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हो। वॉट आउटपुट इज़ ऑब्टेन फॉर 0 डिग्री सेल्सियस का आपका ये आउटपुट आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, बस यही था। उसके बाद बी एफ एस होता क्या, इट इज़ अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो नोड्स को, जैसे अगर आपके पास ये ट्री है, सो इट विल एक्सप्लोर, ये अगर आपके पास अगर ट्री है, तो बी एफ एस में एक्सप्लोर ऐसे होगा कि पहले ये लेवल, फिर ये लेवल एंड फिर ये लेवल, मतलब ये फिर ये दोनों एंड फिर ये। ठीक है। सो दिस इज़ बी एफ एस। अब बी एफ एस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, क्यू। ग्राफ क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एजेस। वाई इज़ बी एफ एस यूज फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, क्यों यूज़ करते हैं हम बी एफ एस को, क्योंकि ये लेवल वाइज विजिट करता है नोड्स को एंड फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। डिफरेंस क्या है बी एफ एस एंड डी एफ एस के बीच, बी एफ एस क्यू यूज़ करता है एंड डी एफ एस स्टैक यूज़ करता है। ठीक है। एंड ये लेवल वाइज एक्सप्लोर करता है, जबकि ये डेप्थ वाइज मतलब ये पहले यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा एंड इसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद बैक ट्रैक करके ये एक्सप्लोर करेगा, तो ये लेवल वाइज चलता है। व्हाट इज़ अ विजिटेड नोड, जो नोड हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। फिर वाटर जग प्रॉब्लम है। वाटर जग प्रॉब्लम क्या होता है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग अ टारगेट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग 2 जग्स, मतलब आपको अगर 5 लीटर मेजर करना है एंड आपको 2 जग्स दिए गए हैं, उसकी हेल्प से करना है, सो दिस इज़ वाटर जग प्रॉब्लम। इसमें हम बी एफ एस यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि बी एफ एस हमें शॉर्टेस्ट सीक्वेंस तक बता देगा, स्टेप्स बता देगा। स्टेट क्या होती है, स्टेट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ जग्स। ठीक है। पॉसिबल ऑपरेशंस के आप फिल कर सकते हो, एम्प्टी कर सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो। गोल स्टेट क्या है, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाए। ठीक है। और आप रिपीटेड स्टेट्स कैसे अवॉइड करते हो इस एक्सपेरिमेंट में, यूजिंग अ सेट या विजिटेड लिस्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका पंक्चुएशंस का, कि स्ट्रिंग में से पंक्चुएशंस हटाओ। तो पंक्चुएशंस कैसे हटाते हो, मतलब पाइथन की एक मॉड्यूल होती है द स्ट्रिंग मॉड्यूल, उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है। पंक्चुएशन रिमूव करने के लिए ये 2 मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेट और रिप्लेस। ठीक है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि क्लीनिंग टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद 7th एक्सपेरिमेंट है कि सॉर्ट करो वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली। तो इसके हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सॉर्टेड। ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस के, उन्हें ब्रेक कर देता है, इट ब्रेक्स अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स। ठीक है। अब
हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, लिस्ट, ठीक है, व्हाट इज़ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, डिक्शनरी स्टाइल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बेसिकली, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 8 है आपका हैंगमैन गेम। तो ये गेम क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड गेसिंग गेम जहाँ पे प्लेयर को लेटर्स गेस करने होते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लूप, कंडीशन, स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है। इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट फंक्शन से। अगर आपने एक रॉन्ग गैस लिया तो क्या होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिक्रीज हो जाएंगे। गैस लेटर आप किस में स्टोर करोगे, लिस्ट या सेट में। फिर 9th एक्सपेरिमेंट आपका टिक टैक टू गेम का है, ठीक है। ये एक 2 प्लेयर गेम है, 3x3 गेट पे खेलते हैं, मतलब ये वाला गेम बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2D लिस्ट की हेल्प से। विनिंग कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे 3 सेम सिंबल्स आ जाए इन अ रो, कॉलम और डायगनल, ठीक है। सिंबल्स कौन से यूज़ होंगे, और लास्ट इसकी कौन सी एल्गोरिदम यूज़ होगी, मिनीमैक्स एल्गोरिदम, ठीक है। रिमूव स्टॉप वर्ड्स यूजिंग NLTK। तो स्टॉप वर्ड्स क्या हो गए, इज़, द, एंड। व्हाट इज़ NLTK? NLTK नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, जो एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टोकनाइजेशन तो पता ही होगा कि ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और सेंटेंस। उसके बाद ये मॉड्यूल हमारी यूज़ होती है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट हाँ, तो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टेमिंग यूजिंग NLTK। स्टेमिंग मतलब क्या होता है कि ये वर्ड्स को उनके रूट फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसे प्लेइंग का रूट फॉर्म क्या है, प्ले, ठीक है। व्हाट इज़ पोर्टर स्टेमर, ये एक स्टेमिंग एल्गोरिदम अवेलेबल है NLTK में। हम स्टेमिंग यूज़ क्यों करते हैं, टू रिड्यूस वर्ड वेरिएशन, क्योंकि जैसे प्ले और प्लेइंग है, तो प्लेइंग तो बस उसकी कॉन्टीन्यूस फॉर्म है, तो वो हमें नीडेड नहीं है, तो इसलिए हम स्टेमिंग यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, तो स्टेमिंग में नॉट प्रोड्यूस मीनिंगफुल वर्ड्स, जबकि लेमेटाइजेशन प्रोड्यूसेस वैलिड वर्ड्स, ठीक है। विच NLTK क्लास कौन सी हमारी यूज़ होती है, पोर्टर स्टेमर, ठीक है। यही हमारा नेक्स्ट है POS टैगिंग। तो इसमें ये वाला फंक्शन, मतलब बेसिकली यू विल हैव टू लर्न फंक्शन। लेमेटाइजेशन, इट प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल डिक्शनरी वर्ड, इसकी क्लास ये है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके पास है यूजिंग नेव। सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग क्लासीफायर। ये हम डेटा ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड बेसिकली यही है। तो इसमें आप बस एक बार लाइब्रेरीज़ देख लेना कि कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन सी मॉड्यूल यूज़ हो रही है, कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, एंड बाकी ये आपके थ्योरी क्वेश्चंस आर इनफ फॉर योर वाइवा एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर